हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस लाइन को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और किस लाइन को आपको छोड़ देना है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सबसे पहले तो पुरावस्तु किसे कहते हैं, आप पेंसिल से यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। पुरावस्तु का मतलब होता है पुरानी चीज़ें। हड़प्पा मोहर, जो हड़प्पा मोहर है, जैसे आपकी जब कॉपी चेक हो जाती है तो स्कूल में प्रिंसिपल की स्टैंप लगती है उस कॉपी पे, स्टैंप माने मोहर। तो उसी तरीके से हड़प्पा मोहर एक स्टैंप थी जो कि सबसे पुरानी पुरावस्तु मानी जाती है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरावस्तु कौन सी है, तो आप उसका आंसर देंगे एग्जाम में हड़प्पाई मोहर। तो 1 मार्क्स का आपका यहाँ से पक्का हो गया। आगे पढ़ते हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो मोहरें थीं, हड़प्पाई मोहरें, ये सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थीं। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र हुआ करते थे और इन पर जो लिपि थी, लिपि माने होता है लिखावट, जो लिखावट थी इन मोहरों पर वो कुछ ऐसे चिन्हों से उत्कीर्ण थी। उत्कीर्ण का मतलब होता है बना हुआ होना, यानी इन मोहरों पर जो लिपि थी वो कुछ ऐसे लिखी हुई थी, कुछ ऐसे बनी हुई थी जिनको अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हड़प्पा मोहर सबसे पुरावस्तु है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की। यह मोहर सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनाई गई थी। जानवरों की फोटो इस मोहर पे थी और साथ ही साथ इस पर ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे, यानी बने हुए थे, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवास, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों, मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। हमें ये लाइन नहीं पढ़नी है, जहाँ पर मैंने ये कलर किया है हमें ये लाइन नहीं पढ़नी है सारी सारी अपनी बुक से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, यानी इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिली, यानी हमें कैसे पता चला कि हड़प्पा नाम की कोई सभ्यता कभी थी। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। यानी इस चैप्टर में हम ये अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण का मतलब होता है समझना। हम ये समझेंगे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब पुराने सबूत, पुराने ज़माने के सबूत, यानी जो पुराने ज़माने के सबूत हैं उनकी व्याख्या कैसे की जाती है, यानी कैसे बताया जाता है कि ये सबूत पुराने ज़माने के हैं, इस ज़माने के नहीं हैं। हम ये सभी बातें इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। हम ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसके कई सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हमें नहीं पता है और शायद हमें कभी पता भी ना चल पाए। ओके, तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें से पेपर में कहाँ से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं इतना इनको इम्पोर्टेंस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे पेपर में जिनमें आपको हड़प्पा संस्कृति पे टिक लगाना होगा। ओके, आगे चलते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग
पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के संबंध में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है पुरातत्वविद, ये होते कौन हैं? यानी वो लोग जो इन हड़प्पा सभ्यताओं की खोज करते हैं, ऐसी संस्कृतियों की खोज करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पुरातत्विक लोग। अब पुरातत्विक जो लोग थे, इन्होंने संस्कृति शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है हड़प्पा सभ्यता के लिए, संस्कृति शब्द का मतलब होता है पुरावस्तु, यानी पुरानी वस्तुओं का ऐसा समूह जिसके पास एक विशिष्ट शैली हो, यानी एक खास बात हो। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत खास बात है। आजकल की जो हमारी सभ्यताएं हैं 2020 2019, इनसे काफ़ी अलग नहीं है वो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसकी शैली यानी तरीका बहुत अलग है हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए हमने सभ्यता की जगह वहाँ पर संस्कृति वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो पेपर में यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन और भी उठ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा गया है उसे, हड़प्पा सभ्यता को। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे कि संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड, कालखंड माने टाइम पीरियड, से संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको ये लिख देना है। तो अभी आपने देखा कि इस टॉपिक में हमने 2 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। ओके, अब इसके आगे ये जो लिखा पड़ा है आपको इनमें से नहीं पढ़ना है। जहाँ जहाँ मैंने रेड लाइन कर दी है आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब सीधे यहाँ से पढ़ते हैं। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। यानी ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में ही पाई गई थी, यानी रही होगी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच ही रही होगी। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं। अब इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है उससे पहले भी सभ्यताएं रही होंगी कोई ना कोई, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, तो हमने उनका नाम दे दिया आरंभिक सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कोई और सभ्यता आई होगी जिसके बारे में हमें पता नहीं चला, तो हमने उसका नाम दे दिया परिवर्ती हड़प्पा। तो आरंभिक हड़प्पा का मतलब हुआ कि वो सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता से पहले आई थी, और परिवर्ती हड़प्पा का मतलब वह हुआ कि वह सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में आई थी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ उस लाइन का मतलब। ये लाइन यह कहना चाहती है कि हड़प्पा संस्कृति को हम कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब आपको मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर। सीधी सी बात, हड़प्पा संस्कृति को हम विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। हड़प्पा संस्कृति को विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जा सकता है, और जो हड़प्पा संस्कृति से पहले पाए जाते थे सभ्यताएं, उन्हें आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है, और जो हड़प्पा संस्कृति के बाद में पाई जाती हैं सभ्यताएं, उन्हें परिवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, और हड़प्पा संस्कृति को विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ज़्यादा समझना नहीं है, जो मैंने आपको समझा दिया है वही आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं कि हमें इस मैप के अंदर से फिलहाल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना कुछ भी समझना है, और इसके पास में जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें से भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। आप इसे छोड़ सकते हैं, भरोसा रखिए पेपर में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा है आरंभ। पढ़ते हैं इसके अंदर।
इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। यहाँ पर एक वर्ड है विकसित हड़प्पा। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा संस्कृति को ही हम विकसित हड़प्पा कहते हैं। लिखा है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। मैंने आपको बताया था कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले थीं। तो उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में आप बात की जा रही है। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभाण शैली से संबंध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। मृदभाण का मतलब क्या होता है? मृदभाण का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, इन सभी को बोलते हैं हम मृदभाण। तो जो हमारे आरंभिक हड़प्पा थी सभ्यता, उसके अंदर मृदभाण शैली के बर्तन पाए जाते थे। कृषि वो लोग करते थे, पशुपालन वो लोग करते थे और शिल्पकारी भी वो लोग कुछ करते थे, क्योंकि इनके साक्ष्य यानी सबूत उसमें मिले थे। बस्तियां जो थीं आरंभिक हड़प्पा की, वो आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। यानी बस्तियां जो थी वो बहुत छोटी होती थी उस समय, और अगर कहीं पर बड़ी बस्ती थी भी तो वो लगभग ना के बराबर ही थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने वाले संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने वाले ऐसे प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ समझा देता हूँ। आपको पता है कि 3 तरह की हड़प्पा हुई। एक तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। एक उससे पहले आरंभिक हड़प्पा हुई और एक उसके बाद पुरातात्विक हड़प्पा हुई। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 हड़प्पाओं की, एक तो आरंभिक हड़प्पा की और एक उसके बाद विकसित हड़प्पा संस्कृति की। पुरातात्विक हड़प्पा की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। हम यहाँ पे 2 हड़प्पाओं की बात कर रहे हैं, आरंभिक हड़प्पा की और विकसित हड़प्पा संस्कृति की। तो आरंभिक हड़प्पा जो है उसमें यह पाया गया कि आरंभिक हड़प्पा के बाद एकदम से विकसित हड़प्पा संस्कृति नहीं आई। आरंभिक हड़प्पा के बाद एकदम से विकसित हड़प्पा संस्कृति नहीं आई। उनके बीच में कुछ टाइम का गैप रहा था, क्योंकि ऐसा पाया गया कि जो आरंभिक हड़प्पा के जो स्थल थे, जो जगह थी, जो बस्तियां थीं, कई जगह उनमें आग लगी पाई गई, जिससे ये मालूम होता है कि कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिससे आरंभिक हड़प्पा पूरी तरह से जल करके खत्म हो गई होगी और कई सालों तक कोई मनुष्य वहां पर नहीं रहा होगा। उसके बाद वहां पर विकसित हड़प्पा सभ्यता आई होगी। यानी कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, यानी कुछ टाइम का गैप था। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में लिखा है, आपने मानचित्रों में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। तो ये चीज़ों में मैंने यहाँ पर रेड लाइन कर दी है, आपको इसे नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। यानी कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जब जल करके राख हो गई तो वहां पर कुछ समय के बाद विकसित हड़प्पा संस्कृति आई थी, पनपी थी। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता विकसित वाली और आरंभिक वाली ये दोनों ही समान थी कुछ हद तक। तो क्या लिखा है, इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। यानी कि आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा ये दोनों ही संस्कृतियां, इन दोनों ही संस्कृतियों में जो लोग पाए जाते थे उनका जो निर्वाह यानी जीवन जीने का जो तरीका था वो लगभग सेम था।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो मोस्टली पेड़ पौधों से जो प्राप्त सब्जियां थी उन्हें खाते थे, और जानवरों में मोस्टली वो मछली को खाते थे। अब हड़प्पा सभ्यता यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता के लोग जब इन चीज़ों को खाते हैं तो पक्की बात है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इन्हीं चीज़ों को खाते होंगे, क्योंकि दोनों में समानताएं थीं। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। यानी पुरातात्विक का मतलब आपको मैंने बताया था, वो लोग जो हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताओं की खोज करते हैं। तो जब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी पुरातात्विक लोगों ने, तो उन्हें कुछ जले हुए अनाज मिले, अनाज के दाने कुछ जले हुए मिले, जिससे उन्हें पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो अनाज को पका करके ही खाते थे। ओके, इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। यानी पेपर में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पुरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं। यानी वो लोग जो प्राचीन वनस्पति, पुराने पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा स्थलों में से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। तो एग्ज़ाम में हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में पाए गए अनाज के दानों में से किन्हीं 3 का नाम बताइए या किन्हीं 2 का नाम बताइए। तो आप गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, इनमें से कोई 2 या 3 लिख देंगे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि बाजरे का दाना कहाँ से मिला था, आप बोलोगे गुजरात से, या फिर गुजरात से किस प्रकार का अनाज मिला था, आप बोलोगे बाजरे का दाना। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, यानी अगर सबसे कम दाना कोई मिला था तो वो कौन सा था, चावल का दाना। और ये हम सब पढ़ रहे हैं हड़प्पा स्थल के बारे में, यानी विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में। आरंभिक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में ही पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियाँ शामिल हैं। यानी ये सारी हड्डियाँ हमें हड़प्पा स्थलों से मिली थी। पुरा प्राणी विज्ञानियों, अब ये पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों, ये लोग होते कौन है, जो लोग पुराने जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरा प्राणी विज्ञानी बोलते हैं या फिर जीव पुरातत्वविदों बोलते हैं। जब इन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें संकेत मिले कि ये सभी जानवर पालतू थे, यानी भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, जिनकी भी हड्डियां मिली थी, इनको पाला जाता था। यानी इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी जानवर को पालते थे। जंगली प्रजातियां जैसे वराह, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछलियां तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली। यानी कि यह जानना मुश्किल था कि हड़प्पा निवासियों के घर से ये जो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां मिली, ये उन लोगों को खुद ही पालते थे इसलिए उनकी हड्डियां मिली, या फिर ये लोग उन्हें बाजार से खरीद के लाते थे और खाते थे इसलिए उनके घर पे इनकी हड्डियां मिली। तो ये जानना थोड़ा मुश्किल था। उसके साथ ही मछली और पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ पर पाई गई थी। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने जहाँ तक अंडरलाइन कर दिया है रेड लाइन से, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं सीधे। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों यह इंगित करती हैं कि वृषभ, वृषभ माने बैल या सांड, के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्विक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी जो मैंने बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में कि जो हड़प्पा मोहरें थी उनमें जानवरों की फ़ोटो थी, तो उन जानवरों की फ़ोटो में एक वृषभ, बैल या सांड की फ़ोटो भी लगी हुई थी। तो जिससे ये पता चला पुरातत्व लोगों को, पुराने लोग जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, उन्हें ये पता चला
कि बैलों का यूज़ किया जाता होगा खेती करने के लिए। साथ ही चोलिस्तान, चोलिस्तान जो कि एक ऐसा रेगिस्तान है जो आज पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का जो रेगिस्तान है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा, यानी बनावली एक गांव मान लो या फिर एक जगह मान लो जो हरियाणा में है फ़िलहाल, से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले। यानी जब चोलिस्तान और बनावली में खुदाई की गई तो वहाँ पर हल, जो किसान हल चलाते ना खेतों में, वो हल मिला, उसकी मिट्टी से बनी कुछ फ़ोटोएँ मिली, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ वो लोग हल का इस्तेमाल भी करते थे। तो पेपर में आ सकता है कि हल के प्रतिरूप कहाँ मिले थे, तो आप एग्ज़ाम आंसर देंगे चोलिस्तान और बनावली। आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक को कालीबंगन राजस्थान, एग्जाम में आ सकता है कि कालीबंगन कहाँ पर है, आप बोलेंगे राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। यानी कि कालीबंगन वो जगह है जहाँ पर कुछ जुते हुए खेत पाए गए, यानी ऐसे खेत जिनकी जुताई की गई थी पहले, और ये जो जुताई थी ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। यानी ये एक ऐसा लिंक है, जुते हुए खेत पाए जाना कालीबंगन में, जिससे ये पता चलता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। अब आपको मैंने इसमें जो अंडरलाइन कर दी है लाइन, आपको ये नहीं पढ़ना, सीधे मेन चीज़ पढ़नी है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें एक ही खेत में उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता के समय पर। ओके, उसके बाद हमें ये सब नहीं पढ़ना है जहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आगे चलते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। यानी जितने भी हड़प्पा स्थल हैं मोस्टली वो अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमेशा बारिश नहीं होती, रुक रुक के बारिश होती है, वहाँ पर स्थित है। इसलिए वहाँ पर खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती होगी। अब सिंचाई की आवश्यकता होती होगी तो पक्का वहाँ पर कोई नहर खोदी गई होगी। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के और भी देशों में पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आगे लिखा है अफगानिस्तान में शोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आखिर कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर नहरों के अवशेष मिले थे, तो आप बोलेंगे शोतुघई। तो ये हमारा पेपर में आ सकता है, लेकिन पंजाब और सिंध में कोई भी नहरों के अवशेष नहीं पाए गए थे। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। यानी लोगों का ऐसा मानना है कि हमें आज वो नहरें इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि जो नहरें बनी हुई थी ना पहले हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, वो सारी नहरें गायब हो गई हैं। तो वो नहरें हमें क्यों नहीं मिल पाई हैं? तो ऐसा माना जाता है कि वो नहरें बहुत पुरानी थी और समय समय पर वहाँ पर गाद माने गंदगी उनके पानी में जमा होती गई, उनके पानी में गंदगी भर गई और वो नहरें ख़त्म हो गई। ऐसा भी माना जाता है कि कुओं से पानी प्राप्त करके सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर सिंचाई किस तरह से की जाती थी, किस विधि से की जाती थी। तो उसके दो आंसर यहाँ पर बनेंगे हमारे, पहला नहरों की सहायता से और दूसरा कुएं के पानी से। समझ में आया? इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात, तो पेपर में ये भी आ सकता है कि धौलावीरा कहाँ है, आप बोलेंगे गुजरात में है, में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया हमने जो पढ़ा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी कि अफ़गानिस्तान में एक शोतुगई नाम की जगह है जहाँ पर नहरें पाई गई थी। तो ऐसे ही भारत में भी गुजरात के अंदर धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जलाशय यानी पानी पाया गया था हड़प्पा सभ्यता के समय, जो इस बात का गवाह था कि भारत में भी सिंचाई होती थी हड़प्पा सभ्यता के
टाइम पर। अब उसके बाद इस बॉक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने जो इस बॉक्स के अंदर अंडरलाइन कर दी है वहाँ तक तो आपको नहीं पढ़ना है। अब हम सीधे पढ़ते हैं अवतल चक्कियों के बारे में। अवतल चक्कियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिली हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के टाइम पर, और ऐसा माना जाता है कि अनाज पीसने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, स्थूलतः माने आमतौर पर, यानी ये चक्कियाँ आमतौर पर कठोर थी, कंकरीली थी यानी कंकड़ से बनी हुई थी, अग्निजस थी, बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और आमतौर पर इनके अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता था। तो पेपर में आ सकता है कि अवतल चक्कियों के बारे में विस्तार से बताएं, तो आपको ये सब वहाँ पे लिखना है, और जो मैं आगे बता रहा हूँ वो भी लिखना है। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। उत्तल का मतलब होता है घुमावदार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो चक्की है, अवतल चक्की लिखा हुआ है, तो इस आप देख रहे हैं घुमावदार है कि नहीं है, तो इसे ही हम उत्तल बोलते हैं। तो मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ कि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रख जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जाए, यानी इन चक्कियों को ज़मीन में गाड़ के रखा जाता था ताकि ये हिल ना पाएँ। अब ये जो अवतल चक्कियाँ थीं ये दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ थीं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। यानी इसमें दो तरह की चक्कियाँ पाई जाती हैं। पहली चक्कियाँ वो थीं जिन पर एक दूसरे पर छोटा पत्थर होता था, जिन्हें आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था। और दूसरी अवतल चक्कियाँ वो थीं जिनका प्रयोग आमतौर पर जड़ी बूटियाँ और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। ध्यान रखिएगा, जैसा बुक में लिखा है आपको वैसा पढ़ना है, लेकिन समझना आपको अपने मन से ही होता है। ओके, अब इसके आगे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने जो अंडरलाइन कर दिया है आपको ये सब नहीं पढ़ना, पेपर में यहाँ से नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं सीधे। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। याद रखना, हड़प्पा एक सभ्यता है, यानी एक पूरा देश मान लो आप। हड़प्पा सभ्यता को आप एक पूरा देश मान सकते हो। जैसे भारत एक देश है, अब हमारे देश में जो भारत है उसमें दिल्ली एक केंद्र शहर है। कैसा शहर है? केंद्र शहर। केंद्र शहर का मतलब जहाँ पे बहुत रोजगार है, लोग जॉब करते हैं, लोग लाखों की संख्या में रहते हैं। ऐसे ही मुंबई ये भी एक भारत का केंद्र शहर है। कोलकाता ये भी भारत का केंद्र शहर है। चेन्नई ये भी भारत का केंद्र शहर है। आगरा ये भी भारत का केंद्र शहर है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ केंद्र शहर थे, कुछ फेमस शहर थे, जिनमें सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ से हम पढ़ेंगे वहीं से पढ़ना है, बाकी तो आपको नहीं पढ़ना, मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। पुरा माने पुराना स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल यही था हड़प्पा का। अब मोहनजोदड़ो की हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि यहाँ पर बस्तियाँ कैसी थी, यहाँ पर लोग कैसे रहते थे। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, दो हिस्सों में बटी हुई थी इस शहर की बस्तियाँ। एक छोटा स्तर, यानी एक बस्ती जो थी वो छोटी थी लेकिन ऊंचाई पर बसी हुई थी, और दूसरी बस्ती जो कि काफ़ी बड़ी थी लेकिन नीचे बसी हुई थी, नीचे साइड में थी वो। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो दुर्ग लिखा हुआ है, ये छोटी बस्ती है लेकिन ये ऊंचाई पर स्थित थी, और दूसरी आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बस्ती दिखाई गई है डायग्राम में, लेकिन ये नीचे बसी हुई थी। दुर्ग में रहते थे बड़े लोग, पैसे वाले लोग, और निचले शहर में रहते थे गरीब लोग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो पुरातत्व जो लोग थे उन्होंने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया था। जो ऊंचे पर स्थित बस्ती थी उसे दुर्ग कहा था, और जो नीचे स्थित बस्ती थी उसे निचला शहर कहा था। अब दुर्ग की ऊंचाई इतनी ज़्यादा क्यों थी? तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थीं। यानी दुर्ग की संरचनाएं माने होता है बिल्डिंग। दुर्ग तो एक जगह का नाम है जो कि ऊंचाई पर स्थित थी। तो दुर्ग की जो बिल्डिंग्स थीं, जो संरचनाएं थीं,
उनकी जो नींव थी ना, हमारे घर की जो नींव भरी जाती है, ऐसी दुर्ग की जो संरचनाएं थी, उनकी जो नींव थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनाई जाती थी और उनकी नींव ही काफ़ी ऊंची होती थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी, जिस वजह से दुर्ग की ऊंचाई काफ़ी ऊंची थी। वहीं जो निचला शहर था वो नीचे था, उसकी जो नींव थी, जो चबूतरा था, वो ज़्यादा ऊंचा होता नहीं था, इसलिए वो निचले स्तर पर था। ठीक है। और दुर्ग जो था उसे दीवारों से घेरा भी गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया है। इसके बाद हमें इसमें से कुछ नहीं पढ़ना। अब हम सीधे आगे पढ़ेंगे, जहाँ से मैंने लाल लाइन कर रखी, आपको वो नहीं पढ़ना, उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनते थे वो ईंटों के बनते थे। ईंटें धूप में और भट्टी में पका करके बनाई जाती थी। अब जो ईंटों की लंबाई थी वो ऊंचाई की 4 गुनी थी और ईंटों की जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई की 2 गुनी थी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ईंटों की लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी थी। इस प्रकार की ईंटें जो थी वो हड़प्पा बस्तियों में लाई जाती थी इस्तेमाल में। साइड में जो बॉक्स बना पड़ा है, हड़प्पा की दुर्दशा, तो इस बॉक्स में से आपको पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इस बॉक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है नालों का निर्माण। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। जो लाइन नहीं पढ़नी मैंने उसको रेड लाइन से कर दिया है। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियां थी वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब कि जो घर बने हुए थे ना, हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे उनका गेट पीछे होता था। हमारा क्या होता है कि हमारे घरों के गेट जो होते हैं ना, आज के ज़माने में आगे तो होते हैं मेन गेट, तो हमारे घरों का जो मेन गेट होता है वो कहाँ होता है? आगे होता है। ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो घर होते थे उनका जो मेन गेट होता था वो पीछे होता था। इसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली, यानी ग्रिड पद्धति। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी जो सड़कें और गलियां थीं वो कैसी थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ही कुछ गलियाँ होती थी, यानी जैसे हमारी आजकल की गलियाँ हैं वैसी गलियाँ उस टाइम पर भी होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी हमारे यहाँ पर क्या होता है आज की डेट में, पहले हम लोग मकान ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं, फिर हमारे यहाँ पर गली ठीक ठाक की जाती है, उसे सीमेंटेड गली बनाई जाती है, उसके बाद वहाँ नालियाँ बनाई जाती हैं। यही सब तो होता है हमारे यहाँ पे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल उल्टी थी। वहाँ पर पहले नालियाँ बनाई जाती थी, उसके बाद गलियाँ बनाई जाती थी और उसके बाद में वहाँ पर लोगों को रहने के लिए प्लॉट दिया जाता था। ठीक है। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। मैं आपको इस लाइन को शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये लाइन ये कह रही है कि गलियों की जो नालियाँ थीं, क्योंकि नाली गली में ही होती हैं जिनसे घरों का गंदा पानी बाहर निकलता है, तो हर घर की दीवार जो थी वो गली से जुड़ी हुई थी। हर घर की दीवार गली से जुड़ी हुई थी। जैसे हमारा जो घर है, हमारा घर, हम बाहर निकलेंगे अपने घर से तो हम कहाँ निकलेंगे? गली के अंदर ही तो निकलेंगे। तो इसका यही मतलब है कहने का कि जिस प्रकार से आज हम अपने घर से बाहर निकलते समय गली के अंदर घुसते हैं, उसी तरीके से उस ज़माने में भी जो दीवारें थी हमारे घरों की वो गली से ही जुड़ी हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद ये जो बॉक्स है जिसमें दुर्ग लिखा हुआ है, आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहले आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, आप इसे मत पढ़िएगा। ओके, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा।
आगे देखते हैं अब हम। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के निचले शहर की, जो नीचे पर स्थित था। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि निचले शहर की विशेषताएं बताइए मोहनजोदड़ो की। तो आपको ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। कि सबसे पहली बात, जो निचला शहर था उसमें जो घर बने हुए थे, उनका जो उन घरों में आंगन था। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। यानी जो घर हुआ करते थे उस ज़माने में निचले शहर के, उनके अंदर बीच में एक आंगन हुआ करता था और उसके चारों तरफ क्या हुआ करते थे, कमरे हुए करते थे उस आंगन के। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यानी कि जो आंगन था उसमें खाना पकाती थी औरतें या कपड़े काटती थी औरतें, ये सब काम करती थी गर्मी और सर्दियों में, गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थीं। आपको पता है कि यहाँ पे जो कमरे पाए जाते थे उनकी एक अलग ही विशेषता थी, एक अलग ही खासियत थी। हमारे घर में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट मंजिल है, फर्स्ट मंजिल हो या सेकंड मंजिल हो, हम तो हर कमरे के अंदर एक खिड़की ज़रूर बनाते हैं ताकि गर्मी बाहर निकल सके, है ना। लेकिन ये लोग जो होते थे ये अपने कमरों के अंदर खिड़कियां बनाते नहीं थे। क्यों? ताकि बाहर वाले को इनकी बातें ना सुनाई दें और बाहर वाला इनको देख भी ना पाए। यानी उस ज़माने के लोगों को एकांत में रहना काफ़ी पसंद था, इसलिए ये अपने जो इनके भूमि तल जो कमरे थे उनमें ये खिड़कियां भी नहीं बनाते थे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है देखा जाना, नहीं होता है। यानी कि देखो, जैसे कि अगर आप मेरे मेन गेट पे खड़े हो गए या फिर अगर आप अपने घर के मेन गेट पे ही खड़े होते हो बाहर से, तो आप पूरा अंदर का देख सकते हो कि आंगन में क्या रखा है, क्या हो रहा है, ऑब्वियसली। लेकिन इनका जो आंगन था वो कुछ इस तरीके से अंदर बनाया जाता था कि जब बाहर से गली में कोई खड़ा होकर देखता था तो वो अंदर आंगन को देख ही नहीं सकता था, उसका अवलोकन ही नहीं कर सकता था कि आंगन में चल क्या रहा है। तो इस तरह से ये लोग अपनी एकांतता को दर्शाते थे। यानी पेपर में पूछा जा सकता है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये लोग एकांत पसंद करते थे। तो पहला पॉइंट कि इनकी घरों की दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। दूसरा पॉइंट, ये लोग के आंगन इस तरीके से होते थे कि बाहर से कोई भी इनके आंगन का सीधा अवलोकन नहीं कर सकता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान गृह होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। अब देखो, हमारे घर पे जो स्नान गृह होते हैं यानी जो बाथरूम होते हैं, उनका जो फर्श होता है, नीचे वाला फर्श, फ्लोर, वो या तो टाइल्स से बना होता है या मार्बल से या फिर सीमेंटेड फर्श से बना होता है। लेकिन इनका जो फर्श था स्नान घर का, बाथरूम का, वो ईंटों का फर्श था। कैसा फर्श था? ईंटों का फर्श। अभी भी गांव के कुछ घरों में ऐसे फर्श अभी भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इनका फर्श था जो ईंटों से बना हुआ था। और उसका पानी कहाँ निकलता था? बाहर जो नालियाँ बनी थी सड़क पे, वहाँ पे उनका पानी निकल जाता था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर पाए जाने वाले सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी इससे यह भी पता चलता है कि घर जो थे, कुछ घर ऐसे भी थे कि उन घरों की सीढ़ियाँ और दूसरे घरों की सीढ़ियाँ, बगल वाले घर की सीढ़ियाँ आपस में जुड़ी हुई थी। आजकल तो ऐसा नहीं होता ना, हमारा घर अलग तुम्हारा घर अलग। लेकिन पहले ज़माने में क्या था, इनके टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में, कि घरों की सीढ़ियाँ आपस में जुड़ी हुई थी। यानी इस घर से आप उस घर में जा सकते हो, उस घर से इस घर में जा सकते हो। यानी लोग एक दूसरे पे डिपेंड थे उस ज़माने में, पड़ोसी लोग आपस में डिपेंड थे। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ और पढ़नी है। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। यानी हर घर में कुआं था। मोहनजोदाड़ो के निचले शहर के जो घर थे वहाँ पर हर घर में कुआं था। कौन से कमरे में? बाहर वाले कमरे में।
अंदर वाले में नहीं, बाहर वाले कमरे में क्या होता था, कुआं होता था, ताकि सड़क पर चलने वाला कोई भी अगर गरीब व्यक्ति है, कोई भी राहगीर, राहगीर माने सड़क पर चलने वाला व्यक्ति अगर है, तो वो आए घर के अंदर घुसे, बाहर वाले कमरे से पानी पिए और चला जाए, अंदर आने की उसे ज़रूरत ना हो। भाई हमारे घर में तो आजकल कोई एंट्री नहीं मार सकता ना, अंदर घुसेगा तो हम कहेंगे भाई कैसे घुस रहे हो, बोलेंगे पानी पीने के लिए घुस रहे हैं, बोलेंगे नहीं नहीं निकलो बाहर निकलो, चोरी करने आए हो क्या। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, कोई भी राहगीर जाता था अगर सड़क पे तो वो किसी भी घर में घुस सकता था, क्योंकि उसे पता था कि उस घर के बाहरी कमरे में कुआं तो होगा ही जहाँ से वो पानी पी करके जा सकता है वापस। टोटल कितने कुएं थे मोहनजोदड़ो में? 700 टोटल कुएं थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने पढ़ा अभी तक तो निचले हिस्से के बारे में मोहनजोदड़ो में, अब हम मोहनजोदड़ो के उचले जो ऊपरी हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे, दुर्ग के बारे में। दुर्ग की ऊंचाई इतनी ऊंची क्यों थी मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। अब हम यहाँ पे दुर्ग की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग पर हमें, दुर्ग एक ऐसा स्थान है जो ऊंचाई पर स्थित था। दुर्ग किसी कमरे का नाम नहीं है, ध्यान रखना। दुर्ग पर भी बहुत सारे मकान थे। तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य माने सबूत, जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट यानी खास सार्वजनिक प्रयोजन यानी मौके के लिए किया जाता था। यानी दुर्ग पर ऐसे कमरे, ऐसी संरचनाएं, बिल्डिंग, संरचना माने बिल्डिंग, पाई गई थी जिनसे ये पता चलता है कि उनका प्रयोग किसी खास सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए किया जाता होगा। दुर्ग में एक माल गोदाम था, यानी कई सारी बिल्डिंगें थी दुर्ग में जिन्हें माल गोदाम कहा जाता था। ये काफ़ी विशाल होती थी, बड़ी होती थी, और ये नीचे इनका जो निचला हिस्सा होता था वो ईंटों का बना होता था, और जो ऊपर का हिस्सा होता था वो लकड़ी का बना होता था। लेकिन जब इन माल गोदामों का हम लोगों ने पता लगाया तब तक इनका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो चुका था, क्योंकि वो लकड़ी से बना हुआ था। केवल इनका निचला हिस्सा ही बचा हुआ था, क्योंकि वो ईंटों से बना हुआ था। तो पेपर में आ सकता है कि माल गोदाम क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि एक बहुत बड़ी विशाल संरचना जिसका निचला हिस्सा ईंटों से बना होता है और जिसका ऊपरी हिस्सा लकड़ियों से बना होता है, और यहाँ पर सामान इकट्ठा करके रखा जाता था दरअसल। तो दुर्ग में एक तो ये संरचना मिली, साथ ही साथ दुर्ग में हमें एक और संरचना मिली, विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है बाथरूम, जो हमने पढ़ा था अभी। लेकिन वो बाथरूम कहाँ पाए जाते थे? निचले शहर में। लेकिन दुर्ग में विशाल स्नानागार पाए जाते थे। अब ये विशाल स्नानागार होता क्या है? तो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा होता है। यानी कि विशाल स्नानागार, ये जो बाथरूम था, ये कहाँ बना होता था? ये घर के आंगन में बना होता था। या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी ग्राउंड में बना होता था। आप ये मान के चलो कि विशाल स्नानागार जो है वो एक ग्राउंड में बना होता था, जिसके चारों ओर एक गलियारा होता था। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? ओके। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी होती थी। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक तो सामने सीढ़ी है जिससे उतर के हम इस स्विमिंग पूल में आ सकते हैं। आप इस स्नानागार को एक स्विमिंग पूल बोल सकते हो, इसमें आ सकते हैं। एक तो सामने सीढ़ी दिख रही है और एक इस तरफ सीढ़ी दिख रही है, आपको देख रहे हैं आप दोनों सीढ़ियाँ। तो एक सीढ़ी उत्तर मान लो आप उत्तरी साइड से, और एक सीढ़ी मान लो आप दक्षिणी भाग से। जलाशय, जलाशय माने वही स्नानागार के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम को गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया। यानी कि जलाशय के चारों तरफ ईंटें और जिप्सम यानी सीमेंट, उस समय सीमेंट आप जिप्सम को मान सकते हो, का इस्तेमाल करके पक्का कर दिया गया था। अंदर तो एक कच्चा था जलाशय, जलाशय अंदर जो था वो क्या था? कच्चा था, लेकिन एक साइड में इसे पक्का कर दिया गया था ताकि जो पानी है वो बाहर ना निकले। ठीक है, जलबद्ध कर दिया गया था इसे। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, यानी कि चार तरफ 4 साइड थी ना इसकी जलाशय की, उसमें 3 साइड जो थी वो क्या बने हुए थे? कमरे बने हुए थे। और इन 3 कमरों में से किसी एक कमरे में कुआं था, वो कोई भी कमरे में हो सकता है। यानी कि जो स्नानागार था, जो स्विमिंग पूल था, इसकी 4 साइड थी, उन चारों में से 3 साइड पर क्या बने थे? कमरे बने थे, और उन 3 कमरों में से किसी एक कमरे में कुआं हुआ करता था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, यानी जलाशय से जो पानी था, क्योंकि लोग ने नहाया, बर्तन धुले और काम किया,
तो महीने 2 महीने में 3 महीने में पानी खराब ही हो जाता था। तो वो पानी कहाँ से बहता रहता था? अपने आप नाले से बहता रहता था, और बारिश से भर जाता होगा, या फिर लोग उसे भर देते होंगे किसी और तरीके से, जो भी रहा होगा उस समय पर, ठीक है। ओके, जलाशय के उत्तर में, यानी इसके उत्तर में एक गली थी, जिस गली के अंदर 8 स्नान घर बनाए गए थे। यानी कि उत्तर साइड में, उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा में इस जलाशय के, इस स्विमिंग पूल के एक गली थी जिसमें 8 स्नान गृह थे। 4 एक तरफ थे गली के और 4 एक तरफ थे गली के, यानी आमने सामने 4-4 थे। प्रत्येक स्नानघर के नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले मिलती थी। यानी कि जितने भी स्नान गृह थे, मैंने आपको बताया ना, टोटल 8 स्नान घर थे जहाँ पे नहाते थे लोग। स्त्रियां नहाती होंगी, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो कहीं भी नहा लेते थे, वो तो विशाल स्नान घर में नहा लेते थे, लेकिन स्त्रियां तो वहाँ नहीं नहा सकती थी ना। तो उनके लिए 8 स्नान गृह अलग से बनाए गए थे, उत्तर की तरफ एक गली के अंदर, 4 और 4 के ग्रुप में, आमने सामने। तो इनका जो पानी था वो नाली में मिल जाता था, एक नाले में मिल जाता था। ओके, इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग हमें इसमें नहीं पढ़ना कुछ भी, मैंने यहाँ पे रेड लाइन कर दी है। आपको केवल ये पढ़ना है कि ये जो विशाल स्नानागार था, इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यानी कि जब कोई पर्व आता होगा, या कोई जब त्यौहार आता होगा, या कोई जब यज्ञ होती होगी, तो उस तरह के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए इस स्नान गृह का प्रयोग किया जाता होगा, इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आ गया है। ओके, चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे पता है, आप रुक रुक के भी देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी हो, ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले आपसे। शवाधान अब हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके अंदर आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आपको जहाँ से पढ़ना है, हम सीधे उस टॉपिक पर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में, गर्त माने गड्ढा खोद करके गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। क्या ये विधियां सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी, वहाँ पर जो लोगों को दफनाया जाता था वो आमतौर पर गर्तों में, यानी गड्ढों में दफनाया जाता था। और जो गड्ढे बनाए जाते थे दफनाने वाले, उनकी जो बनावट थी वो एक दूसरे से भिन्न, यानी अलग अलग होती थी कुछ जगहों पर। जैसे कुछ जगहों पर जो थी गड्ढों की बनावट, गर्तों की बनावट, वो ईंटों की चिनाई से बनाई गई थी। यानी कुछ जगह पर जो गड्ढे थे, जो गर्त थे, जिनमें लोगों को दफनाया जाता था, उन गड्ढों को ईंटों से चिन करके बनाया गया था। और कुछ जगह पर गड्ढे जो थे वो मिट्टी के ही थे। तो क्या हमें इससे ये पता चलता है कि क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? यानी क्या हम ये सोच सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग परंपराओं के लोग होंगे? जैसे हमारे देश में आज कुछ लोग मरने वालों को गाड़ देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ लोग जो थे वो जिन्हें अपने मृतकों को गाड़ते थे गर्तों के अंदर, तो उनको तो वो ईंटों से चिन देते थे। कुछ लोग जो थे वो मिट्टी से ही गड्ढों में गाड़ के उन्हें छोड़ देते थे। तो इससे क्या उनकी परंपराओं में अंतर पता नहीं चलता? तो शायद यहाँ पे हमें लग सकता है कि उस समय पर जो सामाजिक लोग थे उनमें भी भिन्नताएं थीं, उनके अंदर भी अलग अलग परंपराएं चल रही थीं। इस ओर हमें संकेत मिलता है इन वजहों से। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। यानी जब कुछ कब्रों को खोदा गया तो उन कब्रों में मृद भांड, आपको मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, तो ये पाए गए। आभूषण पाए गए कब्रों के पास में, तो जिनसे पता चल सकता है कि उस समय पे लोग जो थे वो इस तरह के मृदभांड का प्रयोग करते थे और आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवदानों से आभूषण मिले हैं।
पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के शवोधानु, शवाधानु का मतलब होता है लाश, दोनों की लाश या डेड बॉडी के पास से हमें आभूषण मिले थे, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि उस जमाने में पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों का मतलब होता है खुदाई करना, खोदना। 1980 के दशक में जब हड़प्पा के कब्रिस्तान को खोदा गया तो वहाँ पर एक पुरुष की खोपड़ी मिली। उस पुरुष की खोपड़ी के समीप एक शंख जैसा 3 छल्लों वाला, जिसे हम बोलते हैं जैस्पर, क्या बोलते हैं, जैस्पर, जो कि एक प्रकार का उपरत्न है। आप यहाँ फोटो में देख ही रहे हैं, ऐसा यही होता है जैस्पर। तो जैस्पर पाया गया एक पुरुष की खोपड़ी के पास में, तथा मनके पाए गए। क्या पाए गए, मनके, तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी मिला। अब मनके किसे कहते हैं, देखिए आपको ये फोटो दिखाई दे रही है। अब इस फोटो के अंदर ये जो छोटे छोटे दाने हैं जिनसे मिलकर के ये पूरी माला बनी है, इन्हीं को बोलते हैं मनके। ओके, एक फ़ोटो और भी देखिए, ये देखिए। अब आप इस फोटो के अंदर भी देख रहे हैं छोटे छोटे दाने वाइट कलर के, तो ये भी मनके ही हैं। इन मनकों के मिलकर के ही माला बनी है। तो मनके वो होते हैं जिन्हें मिलकर के माला बनती हो या आभूषण बनता हो। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो इसी तरह के कुछ मनके पाए गए या फिर कुछ ऐसे आभूषण पाए गए जो इन मनकों से मिलकर के बने थे उस हड्डी के पास में। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, यानी कई जगह पर ऐसा पाया गया कि जो मृतक थे उनको किसके साथ दफनाया गया था, तांबे के दर्पण। या फोटो देख रहे हैं, ये तांबे के दर्पण की ही फोटो है, ठीक है, इनके साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। यानी हम टोटल कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते नहीं थे, यानी सोना चांदी थोड़ा कम ही दफनाते थे वो लोग, यही फालतू की चीज़ें दफना देते थे। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे, तो उसका फिर आपको आंसर यहीं से देना पड़ेगा। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक दफनाने में विश्वास नहीं था, यहाँ तक पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग विलासिता। देखो हमने अभी पढ़ा ऊपर यहाँ पर कि शव जो थे उनको गाड़ने का अलग अलग तरीका था। जो गर्त थे, जो गड्ढे थे, वो अलग अलग टाइप्स के थे। कुछ थे जो ईंट से चिने हुए थे, कुछ थे जो कच्चे थे, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ के समाज में भिन्नताएं थीं। यानी वहाँ के समाज में अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग परंपरा के लोग थे, पैसे वाले थे, कुछ गरीब लोग थे। इससे पता चलता है कि वहाँ पर सामाजिक भिन्नताएं थीं। अब सामाजिक भिन्नताओं का एक उदाहरण यहाँ पर भी है। क्या है, विलासिता वस्तुएं। यानी विलासिता वस्तुओं से यह खोजने की कोशिश की गई कि क्या सच में वहाँ के समाज में भिन्नताएं थीं, लोग अमीर और गरीब थे, लोग अलग अलग जाति के थे। इस विलासिता वस्तुओं से भी वो पहचानने की कोशिश की गई, ठीक है। तो फिर अब इसमें हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दी है। हमें कहाँ से पढ़ना है, देखिए वहाँ पर 2 तरह के वर्ग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल है। चक्कियाँ आपको पता ही हैं, अफ्तर चक्कियाँ, मृदभांड आपको पता ही है, सुइयाँ आप जानते हैं, सुई किसे कहते हैं, झावा, ये भी कोई चीज़ रही होगी उस टाइम पर। तो चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और झावा, ये 4 चीज़ें पाई जाती। इन 4 चीज़ों को पहले वर्ग में रखा जाता है। यानी आप ऐसे समझिए कि जब हमारे जो इतिहासकार थे, जो पुरातत्ववादी थे, उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज करी, तो उसमें जो कई तरह के बर्तन पाए गए, आभूषण पाए गए, इनको कैटेगरीज में बांट दिया गया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। तो उस तरीके से ही पहले वर्ग में 4 चीज़ें पाई गई, चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और झावा। अगर पेपर में आता है कि पहले वर्ग में पाई जाने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताएं, तो आप इन चारों में से कोई भी 2 का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये वस्तुएं सामान्यतः रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई। यानी जो चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और झावा, ये जो 4 चीज़ें यहाँ पर हैं, ये चाहे उच्च वर्ग के लोग रहे हो या चाहे निम्न वर्ग के लोग रहे हो, चाहे अमीर वर्ग के रहा हो या फिर चाहे गरीब वर्ग रहा हो, हड़प्पा सभ्यता का, उन सभी के पास ये चारों चीज़ें पाई गई थी। तो इनसे तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई सामाजिक भिन्नताएं थीं उस समय पर,
लोगों के बीच में, क्योंकि ये तो सबके पास में ही थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं। पुरातात्विक मतलब आपको मैंने बताया वो लोग जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, तो ये लोग उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों और महंगी हों। यानी हम उन वस्तुओं को ही तो कीमती मानते हैं जो या तो दुर्लभ हों, यानी कम कम मिलती हों ढूंढने पर, और महंगी हों। ठीक है, अब हमें ये लाइन नहीं पढ़नी, इसके आगे लिखा है फयांस। आप यहाँ देख रहे हैं फयांस क्या होता है, घिसी हुई रेत अथवा बालू का तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। अगर एक नंबर में आएगा फयांस किसे कहते हैं, तो आप ये जो लाइन लिखी है ब्रैकेट में, घिसी हुई रेत से बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ये पूरा आप वहाँ पर लिख देंगे। और बगल में आप ये डायग्राम देख रहे हैं फयांस का बना हुआ है। तो फयांस एक मिट्टी मान लीजिए आप, एक प्रकार की आप मिट्टी मान सकते हैं, जो कि बालू की मिट्टी होती है, उसका रंग बहुत अच्छा होता है और उस मिट्टी में थोड़ा हम चिपचिपा पदार्थ भी डाल देते हैं। जब आप बालू की मिट्टी में, रेत की मिट्टी में अच्छा रंग डाल करके, अच्छा चिपचिपा पदार्थ डाल करके एक नई मिट्टी का निर्माण करते हैं तो उसे फयांस बोलते हैं। फिर जब इस फयांस से बर्तन बनाए जाते थे तो वो काफ़ी महंगे होते थे, क्योंकि वो उनको बनाना बहुत कठिन था। यानी फयांस की मिट्टी से बर्तनों को बनाना काफ़ी कठिन था। ठीक है, इसलिए हम इन्हें कीमती मानते थे, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था। ठीक है, तो ये मोस्टली पैसे वाले लोगों के पास ही पाए जाते थे फयांस, गरीब लोगों के पास ये नहीं पाया जाता था। तो फयांस एक उदाहरण है सामाजिक भिन्नता का। यानी फयांस से पता चलता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के अंदर, समाज के अंदर क्या थी, भिन्नताएं थी। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो फयांस के बर्तन थे, पात्र माने बर्तन, और कुछ लोगों के पास फयांस के बर्तन नहीं थे। ओके, तो ये पार्ट 1 था वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो देख सकते हैं कई बार घुमा घुमा करके। दूसरी वीडियो का वेट करें। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।